जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है? ठीक है। अ, चलें अब ना उसके मैं आपको बता रहा हूँ दीन इलाही में जो मतलब कि सिनेरियो था, जो दौर गुज़रा था उस वक़्त के मौजूदा हालात में ये था कि ब्lasphemy बहुत ज़्यादा थी, एथिज़्म बहुत ज़्यादा था, इररिलीजियसनेस बहुत ज़्यादा थी। इस हालात में, इस जंक्शन में जो मतलब की चीज़ की नीड थी, वो यही थी कि कोई ऐसा इंसान उठे, जो इन तमाम चीज़ों से हट के इसको ख़त्म करे और जो दीन इलाही अकबर ने दिया है, वो ख़त्म हो और उसमें ऐसा मतलब कि सिनेरियो है जो कि मुसलमानों को रिफॉर्मर करे और रिफॉर्म्स करने के बाद उसको लीड कर सके, ठीक है? तो फिर इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि दीन अकबर में दीन इलाही में जो था मतलब कि ये स्केड्यूल, ये सिस्टम क्रिएट हुआ था। अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ी-सी और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा ऑब्जेक्टिव के बाद, ठीक है? कि जो उस वक़्त मतलब कि हालात थे, जो मतलब चल रहे थे, वो ये थे कि वजूद मतलब कि एक ऐसा कांसेप्ट था लोगों में, वहदतुल वजूद में ये कांसेप्ट था कि जो इंसान और इंसान को जो बनाने वाला जो गॉड और मैन में जो डिफरेंस था ना, उसको मिनिमाइज़ कर दिया गया था। ये बेसिकली मतलब कि वहदतुल वजूद का कांसेप्ट था। लेकिन मतलब कि अहमद सरहिंदी साहब शेख अहमद सरहिंदी साहब ने या मतलब मजीदुल अफ़सानी साहब ने ऐसी रिफॉर्म्स की कि वहदतुल वजूद को वहदतुल शहूद में कन्वर्ट किया और वो क्या था कि उसमें जो ग्रेटनेस थी या क्रिएटर्स की ग्रेटनेस को या फिर मैन और क्रिएटर था उसमें डिफरेंस को इम्प्रूव किया, मॉडिफाइड किया और बताया कि जो बनाने वाला होता है वो और होता है और जो इंसान होते हैं वो और होते हैं। ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के मतलब के रेलेवेंट्स होते हैं, ठीक है? एक मिनट, ठीक है। अच्छा, जो चैलेंजेस थे उस वक़्त के वही मैं आपको वैसे डिस्कस से पहले कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ मतलब शेख अहमद मतलब कि जो चैलेंजेस उनको आए थे वो यही थे कि अच्छा इनका बेसिकली एक और आप यहाँ पे चीज़ ऐड करें, मैं आपको लिखवाता हूँ, आप लिखें बुक में, अपने रजिस्टर में लिखें। कि शेख अहमद रिवाइवल्स एफर्ट जो इनकी रिवाइवल एफर्ट थी, इन तमाम चीज़ों से यहाँ पे चैलेंजेस से पहले आपने लिखना है, ठीक है? चैलेंजेस से पहले आपने लिखना है, अकबर दीन इलाही के बाद आपने लिखना है कि शेख अहमद रिवाइवल्स एफर्ट ये थी कि ही परsuaded मुस्लिम टू अडॉप्ट सिंपल हैबिट्स इन द लाइट ऑफ इस्लाम एंड सुन्नह मतलब कि मुसलमानों को चाहिए वो जो शाही निज़ाम है, उसको तुर्क करके ऐसे निज़ाम की तरफ राग़िब हों, जो कि लोगों के लिए और उन खुद के लिए एक ऐसा सिंपल निज़ाम है जिसको लोग फ़ॉलो करें और लोग समझें कि ये मुस्लिम है, ना कि एक शाही निज़ाम को लेके चलें, लोगों पर ज़ुल्म ढाएँ, लोगों के साथ गलत करें। ये चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, डिप्रेस किया था, डिग्रेड किया था। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात इन्होंने ऑपोज़िशन की थी दीन इलाही की। इन्होंने फिर जहांगीर को लेटर लिखे थे जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में चले गए थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बनाया उन्होंने, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बेसिकली हमारा यहाँ पे जो फ़ोकस है, वो ये है कि हम मुजद्दिद मुजद्दिद अलिफ सानी साहब की रहमतुल्लाह साहब की जो पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं, उनको हम नोट डाउन करें। तो उनकी पॉलिटिकल एफर्ट्स में से जो जहांगीर को उन्होंने दी थी, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया था, मतलब शेख अहमद ऑफ हिंदी साहब ने या फिर मुजद्दद अली सानी साहब ने जो दिया था, वो ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी हो एक, ये पहला पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो उस वक़्त की ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो ये थी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी हो। उन्होंने फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसके तहत इन तमाम निज़ाम को जैसे आज की कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक ही मतलब कोई भी मतलब ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो चलता है, कोई कंट्री चलता है, कोई कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको लीड करती है। जैसे कि आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स के अंदर फिर आपको पता है अमेंडमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स में उन्होंने एक मतलब कि तब एक सेंट्रल अथॉरिटी के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। पहले उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी बताई कि मतलब कोई एक बंदा इसको लीड करे, वो लीड करे जो कि इसकी मतलब कि इस्लाम की तालीमात है उसके मुताबिक हो। फिर उन्होंने बताया उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि मुसलमानों के लिए एक
मतलब कि बहुत बड़ा रुनुमा बन के उजागर हुआ, ठीक है। वे ऑफ लाइफ मतलब कि जो तरीका कार था जिंदगी का, वो भी उन्होंने उस वक्त मतलब कि दिया था। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करूंगा बच्चे, वो ये है कि दीन इलाही के अगेंस्ट मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह साहब ने जो दीन इलाही के अगेंस्ट है, एक जिले इलाही दिया। जिले इलाही क्या है? फियर ऑफ गॉड, खुदा का डर। ये बात भी आपने इस दीन इलाही के मतलब के अगेंस्ट में लिखनी है कि अकबर दीन इलाही के अगेंस्ट में उन्होंने मतलब कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह साहब ने ये एक मतलब कंसेप्ट दिया लोगों में, जिसमें ज़िले इलाही के नाम से वो जाना जाता है, जिसका क्या मकसद है? जिसका मकसद था कि अल्लाह ताला का लोगों में खौफ पैदा हो, लोगों को अल्लाह ताला का डर हो, लोग उनकी अल्लाह ताला की जो तालीमात है, जो कुरान में बताई उसके मुताबिक, हदीस में बताई है, सुन्नह में बताई है, उसके मुताबिक अपने आप को लेके चलें। अच्छा, इसके बाद जो चैलेंजेस अब आप बात कर लेते हैं। चैलेंजेस में टाइम जो था वो ये वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे हमें उनको कौन-कौन से चैलेंजेस थे इस्लामिक राह में, मतलब क्या-क्या चीज़ें उनको फ़ोर्स करना पड़ी। या आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको इसकी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। मेरा जो मकसद है बेसिकली वो आप लोगों को इन टच रखना है इन चीज़ों से और लेके चलें। ये सारे मैं नोट्स बनाए हुए हैं, इन नोट्स का आप सहारा लेके इसको पढ़ सकते हैं। फिर प्रोफ़ेसर डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद सज्जाद साहब कहते हैं, दीन इलाही वाज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस रिलिजन। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हिंदू भी थे, मतलब यहूदी भी थे, बाकी जो जितने मज़ाहिब थे उस वक़्त हिंदुस्तान में, वो मतलब कि मतलब व्हिच रिकॉग्नाइज़ नो गॉड ऑफन और प्रॉफिट्स, मतलब ये मिस्टेक्स है, गॉड और प्रॉफिट्स, गॉड के जी छोटा लिखा हुआ है, एंड द एम्पियर वाज़ द चीफ एक्सपोनेंट, मतलब नो गॉड नो प्रॉफिट, जो उनका चीफ है, जो बैठा हुआ है कुर्सी पे, वही उनका रब है। अकबर वाज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय द भक्ति मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट यहाँ पे क्या है? अच्छा, ये ना आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि भक्ति मूवमेंट नहीं, भक्ति मूवमेंट आप में से कोई बंदा जानता है? कोई बंदा हैंड रेज़ करे, मैं उसको स्विच ऑन कर देता हूँ, वो मतलब अनम्यूट करता हूँ, वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है। भक्ति मूवमेंट के बारे में, ये हमारे पास एक मूवमेंट है जिसको हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। जी, कोई भी नहीं जानता, किसी ने भी हैंड रेज़ नहीं किया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है? आप में से मतलब कोई कोई आप सुन तो रहे हैं ना? आप मौजूद तो हैं ना? क्लास में तो हैं आप? आप अपनी प्रेज़ेंस शो करें ना, भला कौन-कौन सा बंदा है जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है? ऐसे नहीं करें ना कम से कम, ये देखो ना कितनी गलत बात है बच्चे, आप लोग मौजूद नहीं होते, ऐसे ही। हाँ, बिल्कुल। बस 3 लोग हैं, बाकी किधर हैं? अच्छा, ठीक। अच्छा, चलिए जी, मैं आपको नाम सुना हो तो मैं डिटेल बता देता हूँ। बेसिकली ये एक हिंदुओं की साजिश थी। एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने म्यूचुअली तौर पे इंडेंस किया था इमोशंस को, और फॉर एग्जांपल लो जो मुसलमान थे ना, उनको मतलब कि उनके अंदर थोड़ी-सी नरेशंस की थी अपने मज़ाहिब की, ठीक है? अपने जो हिंदुइज़्म था उनका, उसको और जो मुस्लिम मतलब कि था रिफॉर्म्स थी, उनको आपस में इंटरमिक्स करके उसको डिवोट करने की कोशिश की थी। इसमें हम ये बता सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो कि हिंदू जो सेंट्स थे वो लेकर आए थे, और बेसिकली ये क्या था, ये रिलीजियस रिफॉर्म थी बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ डिवोशंस टू अचीव सैल्वेशन। मतलब कि उन्होंने वो मेथड था जो मुसलमानों का,
वो चेंज करना शुरू कर दिया था, जो कि उनको हिंदुइज्म की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि हिंदुओं की मुसलमानों के खिलाफ थी। ठीक है, बेसिकली ये जो थी 18वीं सदी में आई थी साउथ इंडिया से, फिर इसने नॉर्थ वर्ड्स की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव किया था और काफी हद तक ये फैली थी। फिर इसको मतलब कि जो रिफॉर्मर्स थे, शेख अहमद सिंधी साहब, इन्होंने क्या किया था, डिक्लाइन किया था और मुसलमानों को इससे दूर हटाने के लिए मतलब कि ज़िल्म इलाही का इनाकाद किया था। इसके बारे में आप पढ़िएगा, डिटेल में मुझे बताइएगा, फिर कोई बंदा इसका ना कोड करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। मतलब इन्होंने जो दीनी मतलब कि जो इस्लामिक तालीमात थी, उन्होंने इसके अंदर ट्रेडिशंस की म्यूचुअल इंटेंस किया, इमोशंस को अटैचमेंट किया, लोगों के साथ आपस में मिले और बताया कि हम आपके साथ हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन उनके साथ मिलके उनको मतलब कि राग़िब किया कि वो हमारी जो तालीमात है उसको भी लीड करें और साथ हम उनकी करते हैं। लेकिन बेसिकली उनका मकसद ये था कि उन मुसलमानों को उनकी जो असल अटैचमेंट है उससे हटाया जाए। अच्छा, इसके बाद क्या था, मैं आपको बता देता हूँ कि ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड मैनी सूफीज कंडम्ड, ये इकट्ठा लिखा हुआ वर्ड, ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सूफी जो थे कंडम वलैदा करते थे, रोकते थे हिज रिलीजियस इनोवेशन, बट द मैन हु टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू, मतलब कि उस वक्त के जो सूफी हजरात थे वो मतलब कंडम करते थे, रिस्ट्रिक्ट करते थे, ये एक मतलब कि सिनोनिम इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब हिज रिलीजियन इनोवेशंस को, मतलब कि जो इनोवेशंस थी रिलीजियस तौर पे, उसको क्या कर रहे थे, वो रोक रहे थे, रुकावट बन रहे थे उसमें। लेकिन उस वक्त जो मौजूदा मतलब कि एक ऐसा इंसान था जो इसको रिवाइव कर रहा था इस्लाम को, बेसिकली शेख अहमद औफक हिंदी था। he had to control against he had to control, आगे देखें, against the ulama of all shades of opinions, he had to challenge the mighty empires that, ये आप पढ़ लीजिएगा इसको, आप मतलब कि वही बेसिक चीजें बताई जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें आपको। आगे जी, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मतलब स्लाइड हमारी, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी देखते हैं। अच्छा, आप में सारे लोग ना ऊपर वाली जो स्टेटमेंट इसको पढ़ें एक दफा और फिर मुझे बताएं इसमें आपने क्या चीज देखी है। आप देख रहे हैं ना, आपको नजर आ रही है ना, आप भी पार्टिसिपेट किया करें, सिर्फ मैं बोलता रहा उसका मजा नहीं है लेक्चर का। इस तरह तो मतलब कि आप बोर हो जाएंगे, मैं बोर हो जाऊंगा, इस तरह आप बताएं, आप साथ में पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। शाबाश, को पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें क्या चीज डिस्कस की हुई है, हम तो पीछे पढ़ चुके हैं। जी, कुछ पल्ले पड़ा, फिर कुछ। जी, आप में से कोई बंदा बोलना चाहेगा? चलो अब सारे गायब हो जाओ। समीउल्लाह, मैं समीउल्लाह आपको अनम्यूट करता हूँ। आपकी आवाज नहीं सही आ रही समीउल्लाह, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। आके बताया है कि जो है ना प्रॉफिट और सेन में डिफरेंस क्या है, तो उसी चीज के बारे में बता रहा था। अच्छा ठीक है। अब आवाज मेरी आप लोगों को ठीक पहले आ रही थी, मैं अभी डिस्कनेक्ट हुआ है नेट मेरा, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको।
जी, जी, असमर आपको मैं करता हूँ म्यूट। करें जी, आप बोलें। हेलो सर, आर यू कंटिन्यू? जी, जी, सुन रहा हूँ, जी बोलें। सर एक्चुअली ये जो था कंसेप्ट ये था कि उस वक़्त जो लोग थे, सूफ़ीज़्म इतना ज़्यादा प्रिवेल कर चुका था कि लोगों ने जो है वो सूफ़ीज़ के जो इख्तियारात हैं उनको इस कदर एग्ज़ैजरेट कर दिया था कि वो जो अंबिया की जो तालीमात थी या स्पेसिफ़िकली हम बात करें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी, इनके ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर दिया था सेंट्स को। यानी उनके इख्तियारात को इतना ज़्यादा एग्ज़ैजरेट कर दिया था कि अगर हम इसको सम अप करें तो हमें जो तक़लीद करनी थी या जो हमें पैरवी करनी थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी थी। लेकिन लोगों ने सब कुछ का जो इख्तियार था वो सूफ़ीज़ को इस कदर दे दिया था कि जैसे वो कहते थे वैसे ही करना शुरू कर देते और ये लोग भूल चुके थे कि एक्चुअली ये तालीमात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। इन सूफ़ीज़ हज़रात ने बिल्कुल, मतलब हमें ऐसा जस्ट ही है। उनका ये कहने को उसको फ़ॉलो करें। ऐसे मतलब वो जो चीज़ थी, जो सूफ़ीज़्म था, उसको इतना प्रमोट कर दिया गया था कि वो लोग खुद अपने आप को खुदा की हैसियत देना शुरू हो गए थे। मतलब वो अपने आप को, वो जो असल उसका मकसद था इस्लामी तालीमात का, उससे हटा रहे थे लोगों को। ठीक है, ये बेसिकली। अच्छा जी, इसके बाद हम ना जो नेक्स्ट पढ़ना है, वो है स्टेप टेकन फॉर द, मतलब अब यहाँ पे हमने क्या करना है। 1 मिनट। जी, मतलब स्टेप टेकन फॉर द रेनेसांस। रेनेसांस मतलब क्या होता है? मतलब कि जो दोबारा इम्प्रूवमेंट हुई थी इस्लामिक व्यू के लिहाज से, वो अब हमने पढ़नी है, ठीक है? मतलब कि इस्लाम के बाद अकबर या जहांगीर के बाद जो, मतलब के बाद में जो रिफॉर्म्स हुई हैं इस्लामिक तालीमात में, वो हमने स्टेप, मतलब कौन-कौन से ऐसे स्टेप थे जो कि लिए गए थे इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे मैं जस्ट पॉइंट बनाए हैं, लेकिन इसको मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये पॉइंट्स का क्या मकसद है, इनका क्या रीज़न है कि यहाँ पे कौन-कौन, अच्छा इसमें क्या था कि जब मुजद्दिद अलिफ सानी साहब का दौर था रहमतुल्लाह साहब का, तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, सॉलिड रिप्यूट की थी किसकी भला, मतलब कि कुरानिक आयात को, कुरानिक और हदीस के जो तालीमात थी, नॉलेज थी, उनको क्या किया था, प्रमोट करने की कोशिश की थी। ही हैड रीच्ड द हाईएस्ट स्टेप ऑफ मोस्ट रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन ऑफ द सूफी ऑर्डर्स, मतलब उन्होंने सूफी ऑर्डर्स को इम्प्रूव किया और सूफी जो तालीमात थी उनको उसके अंदर ऐसे, मतलब कि मॉडिफिकेशंस की, ऐसी चेंजिंग्स की जिससे मतलब कि जो इस्लामिक तालीमात थी वो ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू होगी। थस एज़ फार द जेन्युइन मस्जिद ऑर्डर्स एंड रिलीजियस सर्वेंट्स वाज़ कंसर्न्ड। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है मतलब कि स्टेप टेकन फॉर द रेनेसांस, मतलब ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डिसिप्लिन, मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब इन्होंने क्या किया था सबसे पहले, मतलब डिसिप्लिन्स को प्रिपेयर किया, मतलब फर्स्टली प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स फॉर द वर्क एंड सेंट देम इन ऑल डायरेक्शन इंडिया, मतलब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को प्रिपेयर किया, मतलब जो मुजद्दिद अल सानी के दौर में जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव के बाद, जो उनके ऑब्जेक्टिव थे उनके ऊपर जो वर्किंग होनी स्टार्ट हुई थी, मतलब जैसे गांठ बनना स्टार्ट हो गई थी, रेनिसांसिस क्या होते थे, उसकी मॉडिफिकेशंस क्या हुई, तो कौन से स्टेप लिए गए, कौन सी रिकमेंडेशंस हुई, मतलब कि कौन सी रेमेडीज को इख्तियार किया गया, वो ये थी। ठीक है, वो ये क्या कौन थी, उन्होंने अपने डिसिप्लिन पैदा किए, अपने एजेंट्स पैदा किए जो कि डिफरेंट मतलब पार्ट्स ऑफ इंडिया गए, वहां पे जाके इस्लामिक तालीमात को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये उस स्टेप में, उस दौर का पहला स्टेप था जो कि मुजद्दिद अली सानी और शेख अहमद ने अपने दौर में किया था। ठीक है, इसके बाद क्या था, करस्पॉन्डिंग क्या था, बेसिकली ये इन्होंने स्टार्ट की थी। बाद में स्टार्टेड अ वास्ट करस्पॉन्डिंग विद मैन ऑफ एमिनेंस इन वेरियस पार्ट ऑफ दीज कंट्रीज। ही these were widely circulated. They found religious truth and laid the greatest emphasizing on इत्बा सुन्नत, मतलब इत्बा सुन्नत का जो बेसिक पर्पस था उसको इम्प्रूव किया था। मतलब कि जो सुन, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये था कि क्रॉसपॉन्ड किया गया आपस में, इनको इंटरेक्ट किया गया लोगों को कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्ना है उसके ऊपर फोकस करें। जो सूफी हजरात उनको मतलब कि डीमोटिवेट कर रहे हैं,
वो बेसिकली ये है। और उनको फिर सूफी हजरात के साथ भी उन्होंने मतलब correspond किया, पैचअप किया, जिससे उनको मजीद मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिला था। इसके बाद आप इनलिस्टमेंट ऑफ ग्रेट नोबल्स, यहाँ पे ग्रेट नोबल्स ने पैदा किए, कोर्ट के अंदर इंपीरियल मेथड पैदा किया मुसलमानों के लिए, ठीक है। उन्होंने कुछ लोगों की ज़िंदगियों को चेंज किया, कैसे किया कि लोगों की जो रहन-सहन था उसको चेंज किया, जो कि मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों के रहन-सहन के मुताबिक हिंदुओं से हटा के, मतलब कि जो उनकी मतलब उनके अंदर जो वो चीज़ पैदा हो चुकी थी, जो कि वो बुत परस्ती की तरफ जा रहे थे और लोगों को मतलब कि डीमोटिवेट कर रहे थे, जो कि उनका भक्ति मूवमेंट थी, उससे उन्होंने क्या किया था, उसको निकालने के लिए कोशिश की। अच्छा, कैंपेन आफ्टर अकबर, अकबर के बाद उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक कैंपेन की। वो क्या कैंपेन थी कि व्हेन अकबर डेड एंड जहांगीर सक्सीडेड, ही स्टार्टेड अ कैंपेन, पीपल हैड टू टेक वो दैट दे विल नॉट ओबे एंड ऑर्डर द कंट्रीब्यूशन टू इस्लाम। मतलब उन लोगों को सजा देना शुरू कर दी जो लोग इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं होते थे। किस तरह लोगों ने इस्लाम की तरफ, जो इस्लाम की तालीमात को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद क्या, आसिफ जाह कैविट टू जहांगीर, मतलब कि आसिफ, ये क्या था, ये मतलब ये आसिफ जाह द ग्रेट मतलब कि वज़ीर था जहांगीर का, ये आसिफ जाह इसका नाम है। ये बेसिकली एक जहांगीर का वज़ीर था बेसिकली। इसमें क्या था, कशन हिम अगेंस्ट द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द शेख नॉट ओनली इन द एम्पायर बट आल्सो इन द, मतलब कि जो आसिफ जाह था, इसने जहांगीर को बताया कि एक ऐसा इंसान है जिसका नाम बेसिकली शेख अहमद है और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे पूरे एरिया में, जिसकी वजह से फिर उनको गिरफ्तार किया गया। ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। मतलब ये वो वाली बात है जहाँ पे जहांगीर ने मुजद्दद अली सानी को गिरफ्तार किया था। वो ये बेसिकली थी कि उसको बताया गया कि शेख जो हर बंदे से मिल रहा है, शेख साहब रहमतुल्लाह साहब, वो हर बंदे से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इस्लाम की तरफ चलते हैं, जो दीन इलाही हमारा उसे हटा रहे हैं। और इस तरह फिर जहांगीर के पास उसको बुलाया गया और उसको जेल के अंदर जब उसको जहांगीर को भी उसने दावत दी तो जहांगीर ने उसको अपनी जेल के अंदर कैद कर लिया। आगे है, लेकिन फिर भी उनका जो मतलब कि वर्क था वो कंटिन्यू रहा। यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, ये आसिफ जाह के बारे में पता चल गया। ये बेसिकली वजीर था जहांगीर का, जिसने बताया जहांगीर को वो भाई ऐसा एक बंदा है जो कि मतलब कि हमारे दीन इलाही को डिमोटिवेट करके लोगों को किसी और की तरफ सुन्ना की तरफ या फिर हदीस की तरफ राग़िब कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, कंटिन्यूशन ऑफ रिफॉर्मेटरी वर्क, मतलब उन्होंने अपना जो वर्क था, टास्क था, उसको कंटिन्यू किया। दैट हिज मिशन वाज एंटायरली डिफरेंट। ये जो मिशन था बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। बेसिकली क्या था इसमें, इसमें ये था कि उन्होंने अपना जो रिफॉर्मेटरी वर्क था ना, वो कंटिन्यू रखा। लेकिन जहांगीर की मतलब कि वो जो मतलब कि जो उन्होंने जहांगीर ने एक खत भेजा इसकी तरफ, मतलब कि मुजद्दद अली सानी साहब की तरफ के कि आप ये जो काम कर रहे हो उससे हट जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो टास्क था वो मतलब जारी रखा और इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा ऐसे जो क्रिमिनल्स थे और हिंदूज थे वो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हुए। मतलब इस काम की बदौलत भी जो उन्होंने लोगों की तरफ राग़िब किया था। और उसके बाद the dispersed governors revolt and offered their thrones to the sheikh, who wrote back and telling them three things। मतलब फिर इसके बाद शेख साहब ने ना जब काफी लोगों को टच किया ना, तो बड़े बड़े लोगों को, गवर्नर्स को, बादशाहों को, शाहों को, राजास को, तो फिर उनको उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ही डीप लाइट वे में लिया और उनको खिलाफ अगेंस्ट एक्शन स्टार्ट कर दिए। और उसके जो एक्शन थे उसके वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्प्रूवमेंट कर रहा था इस एरिया में, उसके मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया। मतलब इसी तरह फिर उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने, जो बड़े लोग थे, जो उनके उन्होंने उसकी जो दीन था जो कि हदीस के मुताबिक था, सुन्नह के मुताबिक, उसको कबूल नहीं किया। तो उन्होंने इस मिशन को कंट्रारी रखा और उसमें कंट्रडिक्शन जो थी हिंदुइज्म के खिलाफ, वो वहाँ पे शो करना शुरू कर दी। और इस तरह मतलब कि उन्होंने वो जो तमाम मामला था उसको, एम्पीरियर थे, जहांगीर एम्पीरियर था, उसके सामने रखा कि हमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें तंग कर रहा है और हमें डीमोटिवेट करता है हमारे मजहब से, दीन इलाही से या फिर हमें हिंदुइज्म से। तो इसके खिलाफ फिर एक्शन लेना चाहिए। फिर वो जेल में चले गए, फिर उसके बाद जेल से वो रिलीज भी हुए। कैसे हुए ये भी हम डिस्कस करते हैं। व्हेन हिज ऑर्डर ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन वाज पुट बिफोर मुजद्दद अली सानी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली है। ही होवर लेट डाउन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस।
मतलब उन्होंने बाहर निकले के लिए कंडीशन रखी थी। वो क्या थी? द कंपल्सरी रिवेंशल्स प्रोस्ट्रेशन बिफोर द एम्पायर वुड बी अबॉलिश्ड, मतलब कि जो उनकी अपनी कंपल्सरी इवोल्यूशन थी उसको अबॉलिश किया जाए, जो कि एम्पायर का था, माइंड था लोगों के खिलाफ, उसको खत्म किया जाए। जो मस्जिदें ढाई गई हैं, जो कि खत्म की गई हैं, डिमोलिश की गई हैं, उनको दोबारा बनाया जाए। कोर्स लेटर्स वुड बी अलाउड, मतलब कि जो दूध है, कोर्स लेटर्स है, मतलब कि गाय को पालना, फिर दूध वगैरह, उसको भी अलाउ किया जाए। इसी तरह कुछ और मतलब की चीजें आप नीचे पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट में, ये वही चीजें जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले। चलें जी, इसके बाद हम कंक्लूजन इसका लिखते हैं लास्ट पे। अच्छा, अब हम जो भी सवाल करते हैं ना सीएसएस में, बच्चे ये वो चीज़ें जो हमने पहले नहीं पढ़ी, अभी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मैं रखता हूँ। मतलब कि ये क्वेश्चन मुझे अगर पेपर में आता तो डेफिनेटली मैं ये ना करता, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम जो जितने भी लोग हैं, इसको पढ़ना चाहिए, इससे हमें काफ़ी कुछ गेन मिलने। अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता था कि फर्स्ट रिफॉर्मर्स ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, मुगल एम्पायर के दौर में एक ऐसा रिफॉर्मर उठा था जो कि जिसने इस्लाम को प्रमोट किया था, सर सैयद अहमद खान से पहले। सर सैयद अहमद खान ने तो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया ना मुसलमानों को, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफी मॉडिफाइड। अच्छा, यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखना है? हिज फोर footsteps for the revival of Islam were followed by the हजरत शाह वलीउल्लाह, एंड उसके बाद हजरत अल्लामा इकबाल, मतलब कि हजरत शाह वलीउल्लाह ने और हजरत अल्लामा इकबाल ने उनके जो बताए हुए तरीकाकार थे उनको क्या कंटिन्यू किया, रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। बच्चे, ये जब ये चीज आप लिखेंगे ना, ये बात लिखेंगे, तो याद रखिएगा, आपका जो इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा, वेल 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 बहुत अच्छा होगा। कि हिज फुटस्टेप, मैंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट एक बना के लिखी है, हिज फुटस्टेप फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। ये बच्चे कंक्लूजन जो होता है ना, जो इंट्रो होता है, सारा मादा इसके ऊपर होता है। मेरी एक सीएसपी से बात हो रही थी, मेरा मतलब कि दोस्त ही है, तो सीएसपी वैसे बना नहीं है अभी तक वो, लेकिन उसका रिजल्ट आ चुका है सीएसएस 2020 में। वो मतलब सीएसपी तो बन ही गया ना, पास हो चुका है, उसकी 159 पोजीशन है आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल में यही है। तो वो बंदा मुझे बता रहा था कि जो आपका इंट्रो है और कंक्लूजन है, इसके अलावा काफ़ी आप यूट्यूब पे भी चीज़ें देख लें, तो वो मुझे मतलब कि आप जो सीखते हैं ना, वो ये सीखते हैं कि जो आपका इंट्रो और कंक्लूजन आप स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं ना, तो आपका पूरा जो मटेरियल जो आपने अंदर लिखा होता है उसकी वर्थ बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हजरत हिज फुटस्टेप फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लाम were followed by the Hazrat Shah Waliullah Sahab, इसके बाद हमने पढ़ना टॉपिक, and Hazrat Allama Iqbal, and resulted in the establishment of the separate state in the form of Pakistan. He urged people to strictly adhere to the Quran and Sunnah and not to deviate from that. He passed away on 1624 AD, but revived the true essence of Islam in the subcontinent. That was a good concluded paragraph. जो चीज हमने डिस्कस की, जितनी भी की, उसको मैंने प्रिसाइज करके एंड पे लिख दी है। इसके आप स्क्रीनशॉट लें, दैट इज अ वेल एंड गुड, मतलब कि आप जो मैंने चीजें पढ़ाई है ना पीछे, आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं डेफिनेटली। आपको मैंने सारा व्यू दे दिया है, बता दिया है, लेकिन उसमें आप अपने लिहाज से चेंजिंग कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन ये इंट्रो पैराग्राफ आप फोकस कीजिएगा, जरूर रखिएगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी जी। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है बच्चे, वो आप मुझसे कर सकते हैं। अभी टाइम है, जैसे टाइम टू इट्स टाइम फॉर क्वेश्चनिंग, यू कैन, अगर आप मेरे से कोई बंदा करना चाहते हैं। स्लाइड जब ये फाइल्स हमें व्हाट्सएप करेंगे, देखिए बच्चे, इसमें ये पहली बात है, जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाता है तो डेफिनेटली आपको फिर फाइल्स की क्या जरूरत है। चलें जी, कर देंगे जी, आपको फाइल सेंड कर देंगे ग्रुप में।
अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मेरा, आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि आज हमारे 2 लेक्चर जो हैं और तकरीबन 2-2 घंटे के हुए हैं, पौने 2-2 घंटे के हुए हैं, ठीक है? तो कल आज हमारा कोई लेक्चर नहीं होगा। कल का जो लेक्चर और आज के लेक्चर्स हैं, आज संडे था, हालाँकि मुझे संडे में छुट्टी रखनी चाहिए थी। कल मैं बिज़ी हूँ, कल मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मेरे एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी शादी है मुझे और मैं वो मिस नहीं कर सकता। सो दैट कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी। तो लेकिन आपका अगर किसी दिन का टास्क रह जाता है ना बच्चे, वो हम अपने टाइम टेबल के सबसे लास्ट डे में कर लेंगे, ठीक है? जो सबसे लास्ट डे हमारा होता है ना, टाइम टेबल में नेक्स्ट डे हमने अभी अरेंज नहीं किया होता, तो आपको जो नेक्स्ट टाइम टेबल बनेगा उसमें 1-2 दिन गैप डाल के हम ये अपने टॉपिक्स जो हमारे टाइम टेबल में होंगे, वो हमने करने हैं और हर हाल में करने हैं, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। बाज़ औक़ात इमरजेंसी मुझे मतलब कि बन गई है, मुझे पता नहीं था, याद नहीं था, तो मैंने आपका टाइम टेबल बना दिया। तो आपकी हाँ, एक और बात वैसे कि ये जो वो मटेरियल है जो मेरे पास होता है, जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, हर बंदे का अपना टेन्योर होता है, हर बंदे का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है, किसी की हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है, किसी का करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की साइंस स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशंस लगे ना, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जो मैंने कह दिया वो लास्ट एंड फुल एंड फाइनल कंडीशन है। आपको अगर उसमें से कोई चीज़ मॉडिफाइड हाँ, अगर ऐसा भी है, कोई चीज़ मैं आपको सही नहीं समझा पा रहा, ठीक है? या आपको नहीं समझ आ रहा, वो भी आप मुझसे क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं फ़ील करता होता। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ है कि आप कि टेक्स्ट आते रहते हैं सर जी क्लास कब होगी, क्यों होनी है, कब होनी है, कैसे होनी है, ये क्या बात हुई? देखिए बच्चे, फीस की बात नहीं है, कोई भी 5,000 में सीएसएस का 4 साल के 4 माह का ऐसा नहीं होता कि पूरा सिलेबस हम कर लें कंपल्सरी का। ये वो फ़ी है जो कि आपको रेगुलर रखने की है। आप रेगुलर रहें, हम आपके साथ रहें। हमारा भी क्लियर हो और दुआ करें कि हमारा भी रिज़ल्ट इस दफ़ा अच्छा आए, पीएमएस की तरह ही मतलब कि उससे थोड़ा-सा अच्छा आ जाए। और जो मतलब कि आप लोग हैं वो भी एफर्ट करें, हम भी एफर्ट करें, तो इस तरीके से आपका सिलेबस भी अच्छे तरीके से कवर हो, हमारी भी रिवीजन हो। जो चीज़ें देखिए ये टॉपिक मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मैंने पहले खुद आपके लिए नोट्स पहले बनाए हैं, फिर मैंने इसका डिफरेंट सोर्सेस से डाटा इकट्ठा किया है। ये टॉपिक मैंने खुद नहीं प्रिपेयर किया था अपने केसेस के लिए, लेकिन इस तरह ये है कि जब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, आप मेरे से डिस्कस करते हैं, डेफिनिटली उसमें हम कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। तो आप में से क्वेश्चन है या फिर आप बता दें फिर समझ आ गई, क्लियर है? आप ना नोट्स बनाया करें, शॉर्ट नोट्स बनाया करें जो आपको मैं देता हूँ, ठीक है? फिर आप उसमें आप मुझसे शेयर किया करें पर्सनल इनबॉक्स में, सर ये मैंने नोट्स बनाए, बताएँ कैसे हैं? मैं फ्री टाइम में फिर आपको बताऊँगा जी नोट्स बड़े अच्छे बनाए हैं, ये चीज़ है। कोई क्वेश्चन बचे? बच्चे फ्रेंड जो है ना आप अकरम रुबानी की बुक लें, पाकिस्तान अफेयर्स की। अभी ट्रैक टू पाकिस्तान लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से चंद चीज़ें हैं वो आपको मैं इधर बता दूँगा। अच्छा बच्चे शॉर्ट्स नोट बनाने की समझ नहीं आती, आप बेटा जस्ट बुलेट्स फॉर्म में बनाया करें। शॉर्ट नोट्स बस बुलेट फॉर्म में, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है उसमें आप बता दें, जैसे आज का हमने टॉपिक, अच्छा आप ऐसा करें आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया ना आपको, आप इसके शॉर्ट्स नोट बना के मुझे सेंड करें। फिर आप जस्ट इसी मैटर के, अगर आप बाहर वाले मैटर भी यूज़ करना चाहते हैं वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप इसके नोट्स बना के ना मुझे शेयर करें, फिर आपको मैं बताऊँगा इसमें आप ये मॉडिफिकेशंस करें। बच्चे आप क्वेश्चन करें, शाबाश, असदुल्ला, अस्मार, अमरीन खान, हाफ़िज़ा, इकरा अल्मास, ठीक है? आप रिमशा जावेद, समीउल्लाह मतलब ये सारे आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, ज़रूर आप पूछें, यहाँ पे डिस्कस करें मेरे से, शाबाश। कोई क्वेश्चन है तो आप उसको करें। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, ठीक है। ओके, हम लीव करते हैं मीटिंग को। ओके, अपना ख़्याल रखिएगा। सब क्लियर है? ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।